नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद की समितियों को कमजोर किया जा रहा है। स्थायी समितियां अपेक्षा अनुरूप काम नहीं कर रही हैं। क्या ऐसा इसलिए कि सरकार विचार विमर्श से बचना चाहती है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? ये वो सवाल है जिनका जवाब बेहद जरूरी है। संसद की स्थायी समितियां जो अनुदानों की मांगों, विधेयकों सहित वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करती हैं और हर उस जिम्मेदारी को निभाती हैं जो संसद में समय के अभाव में नहीं हो पाता। बहुत क्लियर सी बात है कि संसद जो काम नहीं कर पा रही है, अपने बहुत सारे काम उनके पास होते हैं, जब वो नहीं कर पाते हैं तो वो जो स्थायी समितियां बनाती हैं वो उस काम को देखती हैं, उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करती हैं, अपनी बात रखती है। लेकिन बहुत वक्त से ऐसा देखा जा रहा है कि शायद वो जो बैठकें हुआ करती थी वो उससे कम हो गई हैं। तो एक वजूद जो कहना चाहिए स्थायी समितियों का, क्या वो खत्म सा हो गया है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी पर चर्चा को भी आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं और फॉर्मल आईबी ऑफिसर हैं नवजोत सिंह। नवजोत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संविधान मामलों के जानकार हैं सुनील मल्लन। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवजोत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। नवजोत जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, फॉर्मल आईबी ऑफिसर भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कम से कम, क्योंकि हम सदन और स्थायी समितियों की बात कर रहे हैं, संसद ये एक ऐसा विषय है जो बहुत गंभीर भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत नजदीक से समझने की जरूरत पड़ेगी पॉइंट वाइज पॉइंट कि कहां किस चीज की समस्या आ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक चीज को भी मानती हूं कि बहुत सारे इलेक्शंस आते हैं बीच में, बहुत सारी ऐसी शेड्यूल आते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर बैठ के नहीं हो पाती। आई एग्री, लेकिन हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि जहां 135 बैठकें होती थी वो 55 पे आके रुक गई हैं। तो ये ग्राफ एकदम से कम हुआ, आखिर क्यों? और जाहिर तौर पर इस साल की जो स्थायी समिति बनी है उसमें देखिए राहुल गांधी हैं, उसमें शशि थरूर हैं। शशि थरूर को विदेश मामले की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, राहुल गांधी को रक्षा से संबंधित दी गई है, राम गोपाल जी हैं, उनको स्वास्थ्य की दी गई। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज के लिए निर्वाचित हैं, वो चीजों को देखेंगे, पर उस चीज के लिए बैठ के होना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं हो पा रही है तो वो अपनी बात और सारी चीजों को कैसे देखेंगे? क्योंकि आधा काम तो वही समिति देख रही है, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड इवनिंग और जय हिंद, सभी पैनलिस्ट को भी और आपको भी। जैसे आपने बात की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की, तो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ बन जाते हैं हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। किसी भी पार्लियामेंट को अच्छे से फंक्शन करने के लिए और जो लॉ मेकिंग को टेकिंग इट टू द लास्ट माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल, स्टैंडिंग कमेटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। रूल 268 ऑफ लोकसभा, जिसके तहत ये कमेटीज हैं, विच इंक्लूड 21 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 11 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट लोकसभा में 135 दिन तक लोकसभा की सिटिंग्स होती थी, अब वो गिर के 55 तक आ गई हैं। सो ये एक गिरता हुआ दर, सिर्फ हम जो बाकी के 300 दिन हैं जो बच जाते हैं उसमें एक्चुअल में क्या होता है हम देखते हैं। जो हमारे राम कुमार वर्मा जी ने बताया, जो बीजेपी के पूर्व सांसद भी हैं, कि किस तरह से जो 3 सत्र होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, उसके अलावा जो मेन काम होता है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में ही होता है। अगर हम 15वीं लोकसभा की बात करें, उस वक्त 10 में से 7 बिल थे जो स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर किए जाते थे। अगर हम अभी की बात करें तो वो नंबर गिर के केवल 7 तक आ चुका है, तो ये एक तक आ चुका है। तो ये बेसिकली एक बड़ा ही एक कंसर्निंग मैटर है, क्योंकि अगर हम अपनी जो बिल्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं, उनको अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, उनकी जो थ्रेडबेयर एनालिसिस नहीं होगा, बिकॉज जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें सभी पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे उन्होंने बताया भी, 16 आपकी पार्टी में जो कमेटीज हैं लोकसभा से होती हैं और 8 आपकी राज्यसभा से होती हैं। तो दिस प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जिससे हम अपना वो जो कमेटीज का जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम मसलन मिसाल के तौर पर हम कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें, जो 3 मिनिस्ट्रीज को ओवरसी करती हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स और सोशल जस्टिस। तो देयर इज अ डेटा कि 2023 में काफी एमपीज ने केवल 1 या 2 मीटिंग्स अटेंड की थी 16 मीटिंग्स में से,
और हमारी जो 24 हमारी जो कमेटीज हैं, केवल 2 महिलाएं उनको चेयर कर रही हैं। तो ये एक जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की भी अगर इसमें बात करें, आपने बात की राहुल गांधी जी की एंड शशि थरूर जी हु इज आल्सो पार्ट ऑफ वेरियस कमेटीज, इट इज ऑब्वियसली द केस, हमेशा ऐसा ही होता है। जो ऑपोजिशन को भी और जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनको भी पूर्ण अवसर मिलता है कि वो इन पार्टीज कमेटीज का मेंबर बने और लॉ मेकिंग को एक अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। लेकिन हमने जिस तरह से देखा है 2014 के बाद भी और उससे पहले भी ऐसा होता था कि जो बिल जो रेफर किए जा रहे हैं कमेटीज को, वो काफी गिरावट आई है उसमें। सो उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन का सशक्त होना भी बहुत जरूरी है। किस तरह से वो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाने में अपना योगदान देते हैं, और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कहते हैं ना, जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश के लिए प्यार है जो सिर्फ एक पार्टी को नहीं, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना किसी और पार्टी को। मुझे लगता है सभी पार्टीज अगर मिलके एक कोलैबोरेट करेंगे इन कमेटीज में, ना कि अपने जो मतभेद हैं, जो पॉलिटिकल मतभेदों से उठ के, लेट इट बी आउटसाइड द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के अंदर आप जाते हैं, इन स्टैंडिंग कमेटीज में आप बैठ के मंथन करते हैं, तो वहां पे आपका दायित्व बनता है कि आप देश के भविष्य में, बिकॉज आप डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वहां पे बहस करते हैं, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैटर्स पे आप वहां पे अपना योगदान देते हैं। तो आई थिंक इट इज टाइम टू राइज अवर पार्टी लाइंस। तो आप अपना एक निष्पक्ष योगदान दें, तभी एक हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक संरचना कर सकते हैं। नवजोत जी वापस आऊंगी। नवजोत जी, मुख्य रूप से क्योंकि अभी जितनी बातें आ गई हैं ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी तो अभी इस साल की भी है और मुद्दे बहुत सारे हैं, देश में जो चीजें चल रही हैं, जो आ रही हैं, बहुत सारी चीजों पर काम हो रहा है, इस बीच इलेक्शंस भी हैं, अपकमिंग इलेक्शन भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों के बीच में अब जो बात इस चर्चा के माध्यम से निकली है, आपको लगता है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स जो होंगी वो बढ़ सकती हैं, प्रॉपर हो रही हैं, वो फीडबैक आने चाहिए? क्योंकि अभी तक इलेक्शन मोड में से थे, इस दिशा की तरफ किसी ने सोचा नहीं कि इस दिशा में जाके बात की जाए या समझा जाए, क्योंकि जो इश्यूज हैं, जो अलग अलग मुद्दे हैं, उस पर बात तो रखनी पड़ेगी ना। देखिए राखी जी, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि इस मसले पे बात नहीं होती है। जो हमारे सारे सांसद हैं, दे आर वेरी सिंसियर पीपल एंड दे डू देयर जॉब विद इंटेग्रिटी। पर मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ सुझाव हैं। अगर हम नॉर्मल कमेटीज का बैठना और कितनी सिटिंग्स होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एक एवरेज आंकड़ा है, सिर्फ कोई भी बिल को सिर्फ 9 सिटिंग्स के लिए डिस्कस किया गया है, जो आंकड़ा उभर के आया है, और जो हमारे 3 क्रिमिनल बिल्स थे, एक साथ उनको अगर देखा जाए तो 12 सिटिंग्स में उन तीनों बिलों को डिस्कस किया गया। इसके साथ ही 2018 में द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसने अपनी डोकलाम इशू पे एक रिपोर्ट सबमिट की थी, टेबल की थी, उसको काफी डिले किया गया बिकॉज ऑफ द एमपीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट जो रूल है इन स्टैंडिंग कमेटीज के रिस्पेक्ट में, कि सरकार को इन स्टैंडिंग कमेटीज के रिपोर्ट को विद इन 6 मंथ्स रिप्लाई देना होता है। अब इसमें एक बदलाव का एक सुझाव ये है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जवाब विद इन 60 डेज दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे बदलाव, इसके साथ अगर हम देखें कि एमपीज इन कमेटीज का सिर्फ 1 साल तक हिस्सा रहते हैं, जिससे एक टेन्योर बहुत छोटा है ये, और उनका जो एक्सपर्टीज उन्होंने जो गेन किया होता है, शायद वो कहीं ना कहीं जब दूसरी कमेटी में जाते हैं तो एक चेंज कंटिन्यूम मेंटेन नहीं होता है। इफ वी टॉक अबाउट द यूएस कांग्रेस और हमारी केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे स्टैंडिंग कमेटीज में 30 महीने का टेन्योर होता है, जिसकी वजह से वो उन मसलों पे अपना एक एक्सपर्टीज डेवलप कर पाते हैं और एक बेहतर सॉल्यूशंस जो हमारे प्रॉब्लम्स का एक दे पाने में सक्षम होते हैं। अगर इसके साथ एक और बात मैं यहाँ पे करूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे अभी कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, उस पे भी एक ये सुझाव, ये मुझे लगता है जो सांसद भी बैठे हैं अपने जो कंसर्न मास्टर्स को ये पहुंचाएंगे। मेरा एक हल्का सा सुझाव है। एक और, आपने इलेक्शंस की बात की, तो जो प्री बजट स्क्रूटनी होती है, बजट से पहले जो स्क्रूटनी होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की, तो जो लोकसभा इलेक्शंस होती हैं, ये 2014, 19 और 24, ये तीनों इलेक्शंस की हम बात करें तो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स स्टैंडिंग कमेटीज को नहीं भेजा गया। जो हमारी
11वीं लोकसभा में जो एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया गया था कि इसको डिले ना किया जाए, कुछ ऑल्टरनेटिव निकाला जाए ताकि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उनको अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज किया जाए। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू असेस हियर इज जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं इनका रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि इनकी बात हम आज ही करने लगे हैं। जो पार्लियामेंट में ये मसला उठता है और जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं दे आर वेरी सीरियस अबाउट डूइंग दिस, लेकिन उनकी सीरियसनेस होने के बावजूद भी कुछ सिस्टमिक चेंजेस का मुझे लगता है काफी एक जरूरत है ताकि इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। अभी जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के सोमनाथ जी थे, तो उनका अच्छा। एक वक्तव्य ये आया था कि जो कमेटीज की कुछ रिकमेंडेशंस हैं उनको नकार दिया जाता है सरकार द्वारा या जो पार्लियामेंट द्वारा, लोकसभा द्वारा। उन्होंने उसमें कहा है उनके कुछ जो सुझाव जो नकारे जाते हैं कमेटीज के, उसका एक प्रॉपर रीजन दिया जाए ताकि एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सके कि जो कमेटीज का जो इतना एफर्ट लगता है, इतना उनका जो थ्रेडबेयर डिस्कशंस होती हैं, और मुझे लगता है कुछ एक्सपर्ट्स को भी, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जाए जिससे हम इन कमेटीज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने पहले कहा भी कि द गोल बिहाइंड इंस्टीट्यूटिंग दीज 24 स्टैंडिंग कमेटीज इन 1993, ये मकसद ये था कि जो हमारी पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो हमारा जो लोकसभा के सत्र होते हैं, पार्लियामेंट के सत्र काफी लिमिटेड दिनों तक होते हैं, उसमें हम जो भी लेजिस्लेशंस हैं उनको बड़ा डिटेल में डिस्कस कर पाने का वक्त नहीं होता है। तो ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मुझे लगा इससे पहले जो अपना पक्ष रख रहे थे आप उनका नाम लेना चाह रहे थे, इसलिए मैंने राम कुमार बोला, बट ठीक है आप कुछ और उस वक्त बात, राइट, इसीलिए मैंने बीच में इंटरप्ट करके राम कुमार बोला। मैं सोमनाथ चैटर्जी की बात कर रहा था। यस यू वर टॉकिंग अबाउट, ओके फाइन, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। इन बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर स्थायी समितियों का प्रदर्शन, सरकार का कितना समर्थन, देखिए बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। संसद और सदन की जहां तक बात है बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, देश के संविधान की बात है, बहुत सारी चीजें यहां से निकलती हैं, महत्वपूर्ण बिल्स निकलते हैं, कानून की बात होती है। यहां यदि स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो निश्चित तौर पर जब सदन के पास बहुत सारा वर्कआउट है, संसद के पास, तो उनके बाद जो काम देखा जाता है वो स्टैंडिंग कमेटी देखती है। तो उनके मेंबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत पारदर्शिता के साथ चीजें होती हैं। कुछ सेटिंग्स कम हुई हैं लेकिन उनको यदि बढ़ाया जाए और जाहिर तौर पर उन इश्यूज को पॉजिटिवली लाया जाए तो बहुत अच्छा मैसेज आ सकता है। लेकिन सब लोगों को कुछ इश्यूज पे ऐसे बात रखनी पड़ेगी, जैसे इंदुकांत जी कह रहे थे कि कुछ मसले ऐसे भी आए जिसपे बहुत अभद्रता भी देखने को मिली। उस चीज को मुझे लगता है तमाम दिग्गज हैं वो खुद ऐसे सदस्य इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।